धर्मेंद्र जी ने तो संघर्ष किया, लेकिन इसी के साथ उन्हें फिल्में भी अब धीरे धीरे मिलने लगी। साल 1960 धर्मेंद्र जी ने जिस पहली फिल्म में काम किया उसका नाम था दिल भी तेरा हम भी तेरे। इस फिल्म के बाद धर्मेंद्र जी रुके नहीं, कई फिल्में उन्होंने की। साल 1961 और 62 में उनकी फिल्में आई, जिनमें बॉयफ्रेंड, अनपढ़, सूरत, सीरत और बेगाना जैसी फिल्में प्रमुख थी। हालांकि इसके बाद साल 1963 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था बंदिनी। इस फिल्म में धर्मेंद्र जी की भूमिका की खूब सराहना हुई। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। नूतन जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, अशोक कुमार की देख रहे हैं। सुपर हिट फिल्म नंदिनी, जिसने धर्मेंद्र जी को मशहूर बना दिया। उनके अभिनय के बारे में चारों तरफ बातें होने लगी। बड़ी बात यह है कि जब हर कोई धर्मेंद्र जी को अगला सुपरस्टार बता रहा था, तब धर्मेंद्र जी मुंबई में रहते हुए अपने गांव को याद कर रहे थे। धर्मेंद्र जी खुद कहते हैं कि उन्हें एसी कमरों में रुकते हुए घुटन महसूस होती थी। वो अपनी गांव की मिट्टी हर दिन याद करते थे और उनका यह भी कहना था कि गांव उनकी आत्मा में बसा है, जो कभी उनसे अलग हो ही नहीं सकता। साल 1966 धर्मेंद्र जी की एक और फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था फूल और पत्थर। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह फिल्म 50 हफ्तों तक सिनेमा हॉल में चली थी और कहते हैं कि यहीं से धर्मेंद्र जी को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ही-मैन कहा जाने लगा, क्योंकि इस फिल्म के एक सीन में वो एक महिला को ठंड से बचाने के लिए अपनी शर्ट उतार कर देते हैं और इसके बाद से ही ये सीन लोगों के लिए उनकी ही-मैन छवि वाली तस्वीर बन गई और वो धीरे धीरे स्थापित होती चली गई। मीना कुमारी को आप देख रहे हैं और मानते हैं कि धर्मेंद्र जी ने खुद ही कई बार इंटरव्यूज में कहा है कि मीना कुमारी उन्हें बहुत पसंद थी और वो उनके सबसे बड़े फैन थे। कई फिल्मों में साथ भी काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फिल्म में शर्ट उतारने का आइडिया डायरेक्टर का नहीं बल्कि धर्मेंद्र जी का था, जिसमें वो भारत के लोगों के ही-मैन बन जाते हैं और इसके बाद उनकी हर फिल्म लोगों पर एक अलग छाप छोड़ने लगी। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जब धर्मेंद्र जी मुंबई आए, तब उनका हीरो बनने के साथ उनका एक और सपना यह था कि वो अपने पैसों से फिएट कार खरीदना चाहते थे और उनका कहना था कि जिस दिन वो ये कार खरीद लेंगे, उस दिन वो खुद को सफल मानेंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस कार को उन्होंने खरीदा भी और हमेशा अपने दिल से भी लगा कर रखा। आप उनका ये जो उनकी वीडियो देख रहे हैं, ये जिसके बारे में, जिसमें वो, हम वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें वो अपनी कार के बारे में लोगों को बता रहे हैं। Hi friends, my first car, I bought it for 18,000 only, but those days 18,000 was a great thing. I kept it nicely. Looks good. Okay, pray for it. Should be always with me. Love you. Bye. धर्मेंद्र जी इसलिए लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाए क्योंकि वो एक जिंदा दिल और खुश मिजाज व्यक्ति थे। हमेशा जितने भी लोगों से पूछिए, सब आपको कहेंगे, खास तौर पर जो स्ट्रगलिंग लोग थे फिल्म इंडस्ट्री के, कि उनके पास जाकर मदद मांगने पर हमेशा मदद मिलती थी। सबको पुत्र कह के बुलाते थे। वो एक गांव से निकलकर मुंबई की चकाचौंध में आए थे। उन्हें दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। वो खुश दिखने से ज्यादा खुश रहने में यकीन करते थे। उन्हें अपने आसपास मौजूद लोगों और चीजों से हमेशा लगाव था। वो वक्त की अहमियत को भी समझते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने अपने सादेपन को कभी छोड़ा नहीं। लेकिन देखिए, ऐसा लुक और ऐसा हैंडसम हीरो जिसको लेकर, मतलब उस दौर में इनसे हैंडसम किसी को माना नहीं जाता था। आजकल के जमाने में जब बहुत सारे अभिनेता और कलाकार स्टारडम में खो जाते हैं, तब धर्मेंद्र जी से ये सीखा जा सकता है कि कैसे सफलता में भी पैरों को जमीन पर टिकाकर
रखना चाहिए। धर्मेंद्र जी की सबसे खास बात यह थी कि वो अहंकार से कोसों दूर थे। ये मानते थे कि वो एक स्टूडेंट है जो अपनी हर फिल्म में कुछ सीखकर अच्छा अभिनय करने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी ने एक बार कहा था कि वो लोगों का प्यार पाने के लिए एक्टर बने हैं और यही प्यार उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। धर्मेंद्र जी ने अपने पूरे करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। नाम भी उनका लेना मुश्किल है। आइकॉनिक फिल्म्स एक से एक। ज्यादातर फिल्में इसमें ब्लॉकबस्टर साबित हुई। माना जाता है एक आंकड़े के मुताबिक कि 90 से 100 फिल्में तो उनकी सुपरहिट थी, ब्लॉकबस्टर्स। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी हर फिल्म समाज के ताने बाने को दिखाती थी, लोगों को अपने साथ जोड़ती थी। साल 1969 में जब उनकी फिल्म सत्यकाम आई, तब ये सच, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई पर केंद्रित थी। साल 1973 में जब यादों की बारात आई, तब भी ये फिल्म पारिवारिक बिखराव पर आधारित थी। हकीकत फिल्म साल 1962 के भारत चीन युद्ध पर आधारित थी और इस फिल्म में शहीदों के बलिदान का महत्व बताया था। इसके अलावा साल 1975 में जब शोले फिल्म आई, तब इस फिल्म ने भी ग्रामीणों के शोषण, अपराध, न्याय की राह से लोगों का परिचय कराया और इस तरह धर्मेंद्र जी की फिल्में हमेशा समाज का आईना बनी। आज भी जब आप धर्मेंद्र जी की फिल्मों के डायलॉग सुनेंगे तो उनमें एक भारीपन के साथ समाज की रूपरेखा भी नजर आती है। जैसे साल 1972 में एक फिल्म आई थी समाधि, जिसमें एक डायलॉग था कि जिंदगी में सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। साल 1969 में एक फिल्म आई थी आया सावन झूम के और इसमें एक डायलॉग था, शरीफ आदमी इंग्लैंड तो क्या किसी भी लैंड में चला जाए, अपने मदरलैंड को कभी नहीं भूलता। साल 1966 की फूल और पत्थर में एक डायलॉग था, ये दुनिया बहुत बुरी है शांति, जो कुछ देती है बुरा बनने के बाद देती है। हमने धर्मेंद्र जी के कुछ शानदार डायलॉग्स आपके लिए निकाले हैं, जिनसे आपको ये समझ आएगा कि उनका अभियान, उनकी फिल्में समाज के कितना करीब होती थी और वो कैसे समाज को अपने साथ जोड़ लिया करती थी। आजादी से पहले अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति और हिंदी भाषा का, अगर आप देखें तो, सबसे ज्यादा नुकसान किया था, जिसके कारण बहुत सारे लोग हिंदी भाषा को कम करके आंकने लगे। अंग्रेजी भाषा को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया और ये सोच आज भी कई लोगों में दिखती है। लेकिन क्या आपको पता है, धर्मेंद्र जी ने इस मानसिक गुलामी को भी अपनी एक फिल्म से चुनौती दी, चुपके चुपके। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था चुपके चुपके। कमाल की फिल्म है। धर्मेंद्र जी ने कॉमेडी के जरिए ये बताया था कि अंग्रेजी भाषा के सामने हिंदी भाषा को कम करके आंकना सही नहीं है और हिंदी भाषा की असली शैली ऐसी है कि आप हिंदी बोलकर भी खुद को आधुनिक और संभ्रांत दिखा सकते हैं। संदेश गहरा होता था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि अगर शोले फिल्म में हेमा मालिनी नहीं होती तो धर्मेंद्र जी इस फिल्म में वीरू का नहीं बल्कि गब्बर का रोल करते? साल 2017 रामकमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। और इस पुस्तक में लिखा है कि जब धर्मेंद्र जी को शोले फिल्म की कहानी सुनाई गई, तब वो गब्बर का रोल करना चाहते थे और उन्होंने इसके बारे में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को बता भी दिया था। उस वक्त रमेश सिप्पी साहब ने धर्मेंद्र जी से यह कहा था कि अगर वो गब्बर बने तो ठाकुर बनने वाले संजीव कुमार को वीरू का रोल मिल जाएगा और उनकी हीरोइन हेमा मालिनी होंगी। अब देखिए क्या हुआ। ये बात सुना और सुनते ही धर्मेंद्र जी ने अपना मन बदल लिया चटपट और ये कहा कि हेमा मालिनी के साथ वीरू का रोल वही करेंगे। और इसके पीछे एक वजह यह भी थी कि संजीव कुमार भी हेमा मालिनी को काफी पसंद करते थे। जब सीता और गीता फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तब संजीव कुमार ने खुद धर्मेंद्र जी को बताया था कि उन्हें हेमा मालिनी पसंद है और यही बात धर्मेंद्र जी को परेशान कर रही थी और वो कतई नहीं चाहते थे कि संजीव कुमार शोले फिल्म में वीरू का रोल करें और हेमा मालिनी उनकी हीरोइन बने। इसके अलावा एक और किस्सा यह है कि जब शोले फिल्म में एक सीन के दौरान धर्मेंद्र जी यही सीन पानी की टंकी पर चढ़े थे, तब उस सीन की शूटिंग के दौरान सब लोग काफी डर गए थे। डर का कारण यह था कि यह टंकी लकड़ी के ढांचे से बनाई गई थी और यह ज्यादा मजबूत थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी को इम्प्रेस करना चाहते थे क्योंकि वहां सामने वो मौजूद थी और इसीलिए वो इस टंकी पर आगे लटक कर ऐसे अभिनय कर रहे थे जिससे दुर्घटना होने का डर था और वहां हर कोई घबराया हुआ था।
धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी ने कुल 28 फिल्मों में 7 काम किया, जिनमें 16 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इन फिल्मों ने कुल मिलाकर 736 करोड़ रुपए कमाए, जो उस वक्त का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। हेमा मालिनी की जीवनी में यह भी लिखा है कि धर्मेंद्र जी उनसे मिलने और बात करने के अलग अलग बहाने ढूंढते थे और कई बार ऐसा हुआ जब हेमा मालिनी के साथ बैठने के लिए धर्मेंद्र जी ने कई लोगों को बनाया। इसी पुस्तक के मुताबिक रोमांटिक सीन के दौरान धर्मेंद्र जी जानबूझकर लाइट बॉयज को पैसे देकर गलतियां करवाते थे ताकि रीटेक करने पड़े और उन्हें हेमा जी के साथ और देर तक शूट करने का मौका मिले। ये सब कुछ हम आपको इस किताब के हवाले से बता रहे हैं। उन्होंने लाइट बॉयज के साथ एक कोड भी बना रखा था, जिसमें अगर धर्मेंद्र कान छू लेते तो वो ट्रॉली हिलाकर या रिफ्लेक्टर गिराकर शॉट बिगाड़ देते, और अगर वो नाक छूते तो इसका मतलब ये होता कि शॉट ठीक है। हर गलती के बदले लाइट बॉयज को 100 रुपए, और इस तरह धर्मेंद्र जी और हेमा मालिनी की बातचीत शुरू हुई और 2 मई 1980 को दोनों की शादी हुई। He's always a very romantic hero. He's the best, I will say, as a romantic person. Because basically he's very romantic. In real life. In real life. So that when he performs that, it really comes out. Okay. One of you. It's not only with me, with many others also. I mean, that's an actor, he has to do that. But definitely he loves me a lot. On screen, he's so good looking person, so when he just speaks 1 or 2 lines also, all women will just fall flat for him.